हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे ज़रूर मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें unacademy_किंजल, जहाँ पर जाएं जल्दी से जुड़ें क्योंकि यहाँ पर ही आने वाले दिनों में 1 ईयर करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लास होने वाली है। प्रीवियस 1 ईयर करंट अफेयर्स इसी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे एंड साथ साथ फ्री स्पेशल क्लास के रूप में क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल होंगी एंड ये क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी सवाल भी आए हैं तो उसी कंटेक्स्ट में आपसे ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, जैसा आप देख सकते हैं अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4-in-1 ऑफर अभी भी चल रही है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, जाके जल्दी से ज्वाइन करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी कंटिन्यू हो रही है एंड प्रीलिम्स 2022 तक एक्सटेंड की जाएगी अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और वही अल्टीमेट सरप्राइज, इसमें 20 बुक्स आपको डिस्पैच कर दिए जाएंगे। ये फिजिकल बुक्स हैं जो कि आपको डिस्पैच हो जाएंगे जैसे ही आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे। प्लस और आइकनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करते ही जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा एंड साथ साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी एक्स्ट्रा मिलती है, तो इसका इस्तेमाल करें। वही दोस्तों ऑप्शनल एंड GS कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाती है। साथ साथ दोस्तों 5 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा भी बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच कोर्स है एंड ये आप देखें तो UPSC CSE 2023 के लिए रन की जा रही है। बैच कोर्स है, बाईलिंगुअल है। तो साथ साथ महिपाल सर का भी बैच है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये सारे बैचेस जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो यही वक्त आइडियल है जब आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और ज्वाइन करें। वही दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो पाथ फाइंडर 2.0, राइज 5.0 एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ये सारे टेस्ट सीरीज रन हो रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट है KC10 कोड से, इसमें भी एनरोल करें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस यानी लॉज। तो दोस्तों अगर हम बात करें एनवायरमेंटलिज्म की, तो एनवायरमेंटलिज्म का कंसेप्ट कुछ नया नहीं है हमारे देश में। वर्ल्ड ओवर एनवायरमेंटलिज्म एज अ कंसेप्ट पोस्ट कोलोनियलिज्म जागा है, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों हमारे कल्चर में एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिया जाता है। तो आप अगर देखें तो हमारे यहाँ सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, आप गांव जाएंगे तो ऐसे जंगल हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसे वृक्ष हैं, काफ़ी ऐसे वृक्ष आपको मिलेंगे, फिर वो चाहे पीपल के हों, बरगद के हों, जिनकी पूजा की जाती है। कई पर्व हैं जो कि उन वृक्षों के इर्द गिर्द मनाया जाता है ना, बट सावित्री जैसे कई पर्व हैं जिसमें बहुत अहम भूमिका होती है इन वृक्षों की। तो इन्वायरमेंटलिज्म जो है ये वर्ल्ड ओवर नया कंसेप्ट होगा, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा इथॉस इन्वायरमेंटलिज्म को आदम काल से वैल्यू करता आ रहा है। और जब बात हो लेजिस्लेशन की यानी लॉज की, तो अगर हम लॉज की बात करें तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट के लॉज जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी अगर हम जाएं तो अशोक के रॉक एडिक्ट्स में देखें, फर्स्ट रॉक एडिक्ट, सेकेंड रॉक एडिक्ट, तो उसमें भी बहुत स्पेशल मेंशन है कि भाई जानवरों पर अत्याचार ना करें। अशोक खुद कहते हैं कि मेरे रॉयल किचन में बस 1 हिरण और 2 मोर का शिकार होता है खाना खिलाने के लिए, तो मैं खुद भी संयम कर रहा हूं। लोगों को कहा है आप भी पशुओं के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है भाई। इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स में अशोक ने लिखवाया है। तो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन भी हमारे यहाँ नई नहीं है, ये भी आदम काल से चले आ रहे हैं। तो कुछ इसी से इंस्पायर होकर हमारा संविधान भी एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस को अडॉप्ट करता है। तो अब आप स्क्रीन देखिए सो दैट आपको दिखे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है इसमें, तो इसलिए मैं अब स्क्रीन के सामने नहीं आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? हर सिटीजन की ड्यूटी है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे, फॉरेस्ट, रिवर, लेक, वाइल्ड लाइफ सबको इंप्रूव करे। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A की बात करें तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें? एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्टेट को। फिर अगर आप देखें तो एक्चुअल में आप अगर देखें तो ढंग से, वैसे तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑलरेडी अंग्रेजों ने बना दी थी, लेकिन रियल सेंस में अगर हम देखें तो एक वेल डेवलप्ड फ्रेमवर्क
जो कि इन्वायरमेंटलिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, तो वो कब होती है? जब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, याद है कहा था आपको वर्ल्ड ओवर इन्वायरमेंटलिज्म की चेतना तब जगती है। तो भारत भी कुछ अलग नहीं था, याद होगा आपको 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है और तुरंत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन के आपके सामने आ जाती है कुछ महीनों में। तो रियल सेंस में आप कह सकते हैं तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या था? तो मॉडर्न डे इन्वायरमेंटलिज्म का जेनेसिस यहीं से हुई है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई है। तो इससे पहले इस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत सरकार क्या करती है? नेशनल काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग का निर्माण करती है 1972 में, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। और उसके बाद इसी काउंसिल को लेटर ऑन बदल दिया जाता है, किसमें? एक सेपरेट मिनिस्ट्री दे दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये दोस्तों कुछ इनिशियल आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस का। अब बर्बाद नहीं करते हैं वक्त और जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। तो ये सारे लॉज में जो सवाल बन सकते हैं वो सब मैं कवर कर रहा हूं, तो बस स्क्रीन पर देखिए, नोट्स बनाते जाइए, आपको पीडीएफ भी वैसे मिल जाएगी उसी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम देखने वाले हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो इसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही कॉमन सेंस क्या कहती है? वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, वाटर की प्योरिटी वापस रिस्टोर करें, कॉमन सेंस। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपको कॉमन सेंस से ही आप समझ जाओगे। फिर आपको एक चीज जो जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सवाल बनेगा तो बनेगा, क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, इनका निर्माण किस लॉ के तहत हुआ है? तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट 1 ये सीपीसीबी, एसपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड हैं। किस लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हैं? इसी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसी एक्ट के तहत इनको बनाया गया है। तो देखिए, लोगों को कंफ्यूजन होता है, सीपीसीबी, एसपीसीबी अक्सर आप सुनते हैं तो आपको एयर एक्ट याद आती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से हमेशा न्यूज में रहते हैं। सीपीसीबी ने ये कहा अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट, सीपीसीबी ने ये कहा, कुछ कहा, जो भी कहा, अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट हमेशा न्यूज में रहते हैं। पर याद रखिएगा, इनका जो बनाया गया है, इनको किसके अंदर बनाया गया है? वाटर एक्ट, यही इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी क्या करेगी? तो यूनियन टेरिटरी के लिए भी सेम काम करेगी। क्या काम है सीपीसीबी, एसपीसीबी का? एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स जो पानी में गिराए जा रहे हैं, डिस्चार्ज इंडस्ट्री से, सीवेज से जो पानी में गिराया जा रहा है, फैक्ट्रीज से, इन सब का एक स्टैंडर्ड दे देती है, एक पैमाना दे देती है कि इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गिरते वक्त पानी इस एफ्लुएंट में इतना होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इस पानी की इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो आप नहीं कर सकते, इतने ये केमिकल्स इस लेवल से कम होने चाहिए। तो ये सब कौन ओवरसी करती है? सीपीसीबी करती है यूनियन टेरिटरी के लिए, और स्टेट के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। इसके सिवा सीपीसीबी क्या करती है? तो ये पॉलिसी बनाती है ब्रॉड लेवल पे, जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहती है कि आप भी इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएं। एंड हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर स्टेट में है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करवाती है। तो सेम काम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। क्या है वो? सीवेज कंट्रोल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो जा रही है उसको इंश्योर करना कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के हों, और ज्यादा पोल्यूटिंग हो तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सीपीसीबी, एसपीसीबी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और ये किसके अंडर क्रिएट किए गए हैं? वाटर एक्ट 1974, यहीं से सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, पोस्टर बॉय, हमेशा न्यूज में रहता है ये एक्ट। तो ये एक्ट अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना, जाहिर सी बात है। 1987 में इसको अमेंड भी किया गया है। अच्छा, एयर एक्ट की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन के लिए भी प्रोविजंस एयर एक्ट में आपको मिलेंगे। हालांकि बाद में नॉइज कंट्रोल रूल्स भी आ गए हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, लेकिन एयर एक्ट में इनिशियली नॉइज पोल्यूशन के लिए भी रूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एयर एक्ट का पर्पस क्या है? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्योंकि नॉइज भी एयर में ही फैलती है, तो इसलिए नॉइज पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन के अंदर ही डील किया जाता है। तो इसकी अगर आप देखें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कॉमन सेंस, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करो? कुछ बोर्ड बना दो। सीपीसीबी, एसपीसीबी बना हुआ था ना वाटर एक्ट में, तो उसी सीपीसीबी, एसपीसीबी को बोल दो भैया तुम वाटर एक्ट में जो कर रहे थे वही काम एयर एक्ट के लिए भी कर दो।
तो सेम सीपीसीबी एसपीसीबी बना दिया गया, जो वाटर एक्ट में था वही सीपीसीबी एसपीसीबी को बोला तुम भी एयर एक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं वो ओवरसी करो, है ना, उस पावर को तुम ही ओवरसी करो, फुलफिल करो। तो एयर एक्ट के अंदर भी सारा पावर किसको दिया गया, सीपीसीबी एसपीसीबी। तो सीपीसीबी एसपीसीबी लेकिन याद रखिएगा किसके अंदर बनी है, वाटर एक्ट के अंदर बनी है। एयर एक्ट भी, तो सीपीसीबी एसपीसीबी को पावर कहां कहां से मिल रहा है, वाटर एक्ट में उसका क्रिएशन भी हुआ है और वाटर एक्ट से उसको पावर भी मिल रहा है। इसके सिवा सीपीसीबी एसपीसीबी को पावर एयर एक्ट से भी मिल रहा है। सही बात है। तो इन बोर्ड्स को पावर दिया गया है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी चिमनी से जब एमिशन निकल रही है, जैसे वाटर एक्ट में पानी का डिस्चार्ज था, यहाँ पे हवा है, तो जो एमिशंस निकल रहे हैं वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स के हों, पर्टिकुलेट मैटर इतना हो, ऐसे गैसेस SO2 NO2, है ना, इनका कितना लिमिट हो, तो ये सब कुछ बता देंगे, लिमिट तय कर देंगे। इस इंडस्ट्री के लिए इतना, दूसरी इंडस्ट्री के लिए इतना, पॉलीमर इंडस्ट्री का इतना, है ना, फर्टिलाइजर मेकिंग इंडस्ट्री का इतना, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स तय कर देंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये सीपीसीबी एसपीसीबी को पावर दी जाती है। एंड तो यही सीपीसीबी एसपीसीबी इन सारे पावर को इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो स्टेट्स क्या करते हैं, तो वो एमिशन स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, वो जब तय करेंगी स्टैंडर्ड्स इन सारे इंडस्ट्री के लिए, तो उस वक्त सीपीसीबी से कंसल्ट करेंगी और उनका एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने तय कर दिया है वो एक रोल मॉडल का रोल प्ले करेगा। वहीं अगर आप देखें तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो भी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है स्टेट्स के, क्या हो सकते हैं, गाड़ियां, इंटरनल कंबशन इंजन, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स। तो ये सब अगर आप देखें तो इनको अलाउड नहीं है पर्टिकुलेट मैटर, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC, अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एमिट करना बियॉन्ड अ प्री डिटरमिन्ड लिमिट। तो इन सब पे लिमिट भी कौन तय कर रही है, तो यही बॉडी तय कर रही है, याद रखिएगा। इसके सिवा आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इलाकों को डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन एरियाज भी घोषित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास, आपने देखा है ताजमहल के आसपास घोड़ा गाड़ी चलती है, या फिर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है, ई रिक्शा चलता है, लेकिन पोल्यूशन वाले व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियां अलाउड नहीं है। तो वो क्यों है, क्योंकि स्टेट चाहे तो अंडर एयर एक्ट क्या कर सकती है, वो लिमिट तय कर सकती है कि ये इलाका हाईली सेंसिटिव जोन है, यहां पे इसी प्रकार की गाड़ियां चलेंगी जिनमें इन्हीं प्रकार का फ्यूल यूज हो सकता है। इंटरनल कंबशन इंजन वाले गाड़ियां नहीं चलेंगी, पेट्रोल डीजल किरोसिन पे चलने वाली चीजें नहीं चलेंगी, रादर बिजली पे चलने वाली अलाउड है। तो ये पावर भी कौन देती है, एयर एक्ट देती है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो स्टेट बोर्ड को आप अगर देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज है ना, उसको अगर चलाने हैं तो स्टेट बोर्ड्स का परमिशन चाहिए। तो एयर एक्ट अगर आप देखें तो एस्बेस्टॉस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। लास्ट पॉइंट, ये सब क्या है, हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो एयर एक्ट के तहत तो स्टेट बोर्ड्स का परमिशन चाहिए अगर आपको ये सारे इंडस्ट्रीज चलाने हैं तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, आपको याद रखना है सीपीसीबी ने ही इंस्टीट्यूट किया है, सीपीसीबी ने ही बनाया है। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स याद है आपको, BS1, BS4, BS6 ये सब जो आया था, तो यूरो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर इनको मॉडल बना के लाया गया है। तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, अगर मैंने बताया भी आपको पढ़ाते टाइम एयर पोल्यूशन, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स BS6 आने से क्या बेनिफिट होगा, तो वही अगर आप देखें भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स किसने दिया है, तो दोस्तों ये दिया है सीपीसीबी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। एंड आज के टाइम में आप देखें तो रियल सेंस में जो पावर मिल रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, उसमें ढेर सारे बॉडीज इसी एक्ट के तहत बने हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन पूरा स्क्रीन आपके सामने है, सुनिए और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हुआ क्या ना, ये वक्त था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। कब होता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल ट्रेजेडी अगर आप देखें दिसंबर 1984 में होती है। उसके बाद क्या होता है भोपाल ट्रेजेडी में,
मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और माना जाता है 20,000 लोगों की जान इससे अब तक जा चुकी है। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, तो उसके जो मालिक थे, सीईओ थे एंडरसन, तो उनको बुलाया जाता है, समन किया जाता है इंडिया, और यहाँ पे जब आते हैं तो कोर्ट उनको दोषी तय कर देती है और कहती है मैन स्लॉटर के लिए वो जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की जान लेने के लिए वही जिम्मेदार हैं। तो पता नहीं वो क्या करते हैं, एंड वो भाग जाते हैं देश से सक्सेसफुली और अमेरिका में जाके बैठ जाते हैं। तो काफी क्या होती है, फजीहत होती है। ये वक्त इसका चल रहा है, ये राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट है ना। इंदिरा जी की जस्ट उनका देहांत हुआ है, इंदिरा जी का, और ये वक्त है राजीव गांधी जी का। तो इस वक्त अगर आप देखें तो क्या हुआ है, एंडरसन भाग चुका है देश से। तो इसके बाद काफी देश में हाहाकार होता है कि इस प्रकार के इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का क्या किया जाए, कोई कुछ भी करके भाग जाएगा, हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। वो तो कहता है, एंडरसन मरते वक्त तक यही कहता गया, अभी रिसेंटली मरा है वो 92 साल की उम्र में, तो मरते वक्त तक वो यही कह के गया मैं तो यूएस में बैठा था, मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो। ये तो वहां पे जो 8 लोग काम कर रहे थे जिनके ऊपर इसकी देख रेख थी इस प्लांट की, उसको जिम्मेदार ठहराओ। तो उसके बाद अब सवाल उठता है ऐसे डिजास्टर्स में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और यूनियन गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए। तो पार्लियामेंट इसीलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाती है, और किसके अंडर बनाती है, आर्टिकल 253। क्या है आर्टिकल 253? लेजिस्लेशन यानी लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है तो लॉज बनाए जाएं। तो अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट के लिए लॉ है तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट क्या मायने रहेगा? नहीं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट के लिए लॉज सेंटर बनाएगी, स्टेट को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके तहत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बन जाती है और ये कहती है कि यूएनसीएचई 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि क्या, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, वही जिसमें इंदिरा गांधी जी गई थी और बोली थी पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि सारी इन्वायरमेंटलिज्म की जेनेसिस है ना, इस मूवमेंट की जेनेसिस यहीं से हुई है। तो वो कौन सी थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो उस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको एनफोर्स करने के लिए बनाई जाती है। तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए बनाई जाती है तो स्टेट को मानना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 19 ये आम आदमी को पावर देती है, सीपीसीबी, एसपीसीबी या कोई भी इन्वायरमेंटल बॉडी अपना काम ना करे। एनवायरमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो सारे ऑफेंसेस हों और यदि उसके ऊपर कार्यवाही सरकारी बॉडी ना करे तो आम आदमी को अधिकार है 60 दिन बाद वो कोर्ट जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए। सेक्शन 19 याद रखना है, सेक्शन नहीं याद रखेंगे चलेगा। चैप्टर 3 ये क्या कहती है, ये कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकती है, स्टेट से नहीं पूछेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। चैप्टर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, और ये ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज कर सकते हैं, किसी प्रकार की इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे तो प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ये सब पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स को। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जा रही है। फिर आप देखें तो ये एक्ट अगर आप देखें तो कॉन्ट्रावेंशन, अगर इन जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट एक्ट को फुलफिल नहीं करोगे तो क्या क्या पेनल्टीज होंगी वो भी वो बता देती हैं कि ये पेनल्टी, इसको फुलफिल नहीं करोगे एनवायरनमेंट एक्ट तो ये सारे कॉन्ट्रावेंशन पे यानी उसको सही उसको फॉलो ना करने पे क्या क्या पनिशमेंट है वो भी वो बता देती है। इसके सिवा एंडरसन जैसी चीज दोबारा न हो तो इसके लिए क्यों सीईओ जिम्मेदार है या ना है, तो इस पर सवाल ना उठे तो अगली बार क्या किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोविजन बनवाती है। क्या प्रोविजन बनवाती है कि यदि कोई भी कंपनी या सरकारी तंत्र है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो अगर एनवायरनमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस करे तो उस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा,
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर ऑफिसर इंचार्ज, यानी सीईओ लेवल का ऑफिसर क्या होगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो दोबारा एंडरसन जैसा आदमी ना बोले कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऊपर का आदमी जिम्मेदार होगा तो ही नीचे वाले भी जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि उसकी जान अटकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन्स याद है आपको, मैंने कहा था कि ये बनाए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर तक। तो इको सेंसिटिव जोन्स या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, तो ये भी आप अगर देखो तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही पावर मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को किसी इलाके को इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया घोषित करना। तो ये क्या है, 10 किलोमीटर के बफर जोन है अराउंड दी प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फिर अगर आप देखें तो कोई भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है तो ये 10 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जाया जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर होता है। तो इको सेंसिटिव जोन किसके अंदर बनाया जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इसी से सवाल बनेगा, तो आइए जल्दी से देख लीजिए। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो ये क्या है, तो कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करवाया जाता है, पहले तो ट्रायल किए जाते हैं, फील्ड ट्रायल किए जाते हैं अगर कोई क्रॉप है तो, है ना। जीएम मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा न्यूज में कि भाई इसको अप्रूवल मिल गया फील्ड ट्रायल का, तो ये फील्ड ट्रायल करवाए जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी का क्या काम होता है, तो ये इनिशियल अप्रूवल देना कि हाँ ये एक्टिविटीज अलाउ किए जाने चाहिए, ऐसा जीएम मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले फील्ड ट्रायल करवाना है। तो ये परमिशन कौन देती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी देती है। तो याद रखिएगा किससे डील करती है ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंदर आता होगा, बायोटेक से डील कर रही है वैसे तो ये, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन ये MOEFCC के अंदर काम करते हैं, तो कंफ्यूजन मत पालिएगा, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको, जो पॉसिबल ट्रैप जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस वक्त देते हैं, बनाते हैं, तो वही ट्रैप मैं आपको ऑलरेडी स्पेल आउट कर दे रहा हूं, अभी से आगाह कर दे रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका क्या काम है, तो इसका काम है जितने भी स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, यूनियन टेरिटरी के कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, उनके बीच में काम को कोऑर्डिनेट करवाना। तो ये सब भी बनाए गए हैं किसके अंडर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। NCZMA, SCZMA, UTZMA, यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। बाकी इन पर बहुत डेप्थ में अभी चर्चा होने वाली है आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो आखिरी लेक्चर होगा उसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 को हम बहुत डेप्थ में देखेंगे और इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं ये भी जानेंगे, कहाँ से आई है, तो इससे जो भी सवाल बनेगा वो सब कवर हो जाएगा। चलिए, तो इसी में देखिए, तो अगर क्या काम है इसका, तो याद रखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको बनाया जाता है। और आप अगर देखें इसको तो ये रिकमेंडेशंस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोई भी प्रपोजल दिया जा रहा है कोस्टल जोन एरियाज में, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, क्लैरिफिकेशन करनी है, तो इसके लिए ये अपने प्रपोजल्स दे सकती है। तो क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट को प्रपोजल कौन देगी, तो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी। और नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन देगा इनपुट, तो वो तो जुड़ी हुई है किससे, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से, यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से, तो उन सबसे जुड़ी हुई है, तो वो अपना इनपुट देंगे और उसके अनुसार वो आप देखोगे तो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। कोई भी EPA का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है यदि, है ना, कोई भी वायलेशंस हो रही है, तो वो आप देखेंगे तो वो सुओ मोटो चाहे तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी उस पर आप देखोगे तो कंप्लेन
रिसीव कर सकती, कोई कंप्लेन के आधार पे या सुओ मोटो चाहे तो डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो ये पावर कहां से मिलता है? सेक्शन 5 से मिलता है ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कोस्टल जोन के प्रोटेक्शन के लिए बाकी इस पे डेप्थ पे चर्चा होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। तो ये भी अगर आप देखें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या पर्पस है? ग्राउंड वाटर बोर्ड है तो ग्राउंड वाटर यूज की एफिशिएंसी इंप्रूव करना। फिर दोस्तों आप अगर देखें तो आता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो जब बनाई गई थी तब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर थी, और फिर ये शिफ्ट कर दी गई किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आ गई है। और आप अगर देखें तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया है और अब बना दिया गया है नेशनल गंगा काउंसिल। पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, रेफर्ड टू एज नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्या है? अब नेशनल गंगा काउंसिल। तो ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले किसके अंदर आती थी? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर दोस्तों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स जुलाई 2000। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये रूल्स अगर आप देखें तो ये रूल्स का उद्देश्य क्या है कि भाई जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, याद कीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या किया था? हमने प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिन में हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्या कर देंगे? फेज आउट कर देंगे टाइमलाइन के अनुसार। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार हमने ये प्रॉमिस किया है, तो अब ये बाई लॉ फुलफिल करना होगा ना। तो इसलिए हमने क्या बनाया? 2000 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स। किसके अंदर ये रूल बनाया है? तो ये रूल भी बनाया है हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हमने ये रूल बनाया जिसमें कहा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट उनको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे और ओवर टाइम फेज आउट कर देंगे एज पर दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड नाउ एज पर दी किगाली अमेंडमेंट एज वेल। तो ये रूल क्या प्रोहिबिट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फैलॉन्स और बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब को रेगुलेट करना है, ये सब को ओवर टाइम फेज आउट कर देना है। एक्सेप्ट किसमें अलाउड है? मेडिकल पर्पसेस के लिए इनहेलर में इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे रहने दो, अदरवाइज फेज आउट करना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी आपको बहुत डेप्थ में बताया है, जल्दी से बताइए वर्मिन कौन से शेड्यूल में आते हैं? नंबर 1 कमेंट में आपको बताना है वर्मिन कौन से शेड्यूल में आते हैं। नंबर 2 आप बताइए वर्मिन में कौन कौन से एनिमल हैं। नंबर 3 आप मुझे बताइए प्लांट्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, एंड क्या प्लांट्स बैंड हैं एज पर दी शेड्यूल 6? वो प्लांट बता ही दिया मैंने आपको, तो मुझे आप यही बताइए क्या एज पर दी शेड्यूल 6 क्या प्लांट्स की, उन प्लांट्स की कल्टीवेशन बैंड है या रेगुलेटेड है? तो बताइएगा मुझे। चलिए, तो ये सब कहानी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यहां तक की। इंपॉर्टेंट क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ये क्या करना है आपको? जानने हैं। कौन कौन से हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज? जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, याद है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? याद कमेंट में बताइए, आपको ऑलरेडी बताया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या करती है? जू का देखरेख करती है ना। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एंड फिर देखे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये सब क्या है? ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और किस एक्ट के अंदर बने हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये सब देखिए सवाल है प्रीलिम्स का, इन्हीं पे है जो सवाल आएगा, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो? NTCA, कमेंट में बताइएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है जरूर बताइएगा। चलिए फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। तो ये अगर आप देखें तो क्या है? तो इसको अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया था। क्यों? एनर्जी एफिशिएंसी ऑब्टेन करने के लिए, बिजली की वेस्टेज कम से कम हो इसीलिए, एनर्जी की वेस्टेज कम से कम हो इसीलिए। तो ये क्या करती है? तो आपने देखा होगा स्टार रेटिंग, किसकी है ये स्टार रेटिंग? ये स्टार रेटिंग है
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाई जाती है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो बीई अगर आप देखें तो ऑपरेशनलाइज होती है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। किस लिए? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। कैसे? पोल्यूशन के लिए एयर एक्ट, वाटर एक्ट के लिए क्या बनाया जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को ओवरसी करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या बनाई जाती है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो क्या करती है? बिल्डिंग्स को प्रिस्क्राइब करती है नॉर्म्स। क्या एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स होंगे कमर्शियल बिल्डिंग के लिए? ये प्रिस्क्राइब करती है कि भाई किसी भी एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे इक्विपमेंट के लिए। बी स्टार रेटिंग है ये 5 स्टार वाली। आपने एसी, फ्रिज, टीवी में देखा होगा, तो ये टीवी 5 स्टार रेटिंग है, यानी बिजली कंजम्पशन में बहुत एफिशिएंट है। तो उसके लिए वो स्टार रेटिंग देने के लिए भी सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे ना, कि इतना करे तो 1 स्टार, इतना करे तो 2 स्टार, और अच्छा करे तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये सब के लिए स्टैंडर्ड तय करती है। फिर उसके अनुसार ग्रीन बिल्डिंग्स होते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, कि बिल्डिंग्स के क्या एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स हैं, वो भी यही बनाती है। तो ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, उसके अंदर बीईई बनाई गई है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। और कुछ याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 जरूर याद रखें। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बीईई बनाई गई है, ये जरूर याद रखें। ठीक है, तो कल की क्लास में करेंगे एनजीटी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये सब आने वाले क्लास में हम करने वाले हैं। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी एंड डायरेक्ट हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। तो जब भी आए यूज कोड KC10, तो लेने के बाद मुझे संपर्क करें, तो मैं आपको मेंटरशिप भी देने वाला हूँ एक्स्ट्रा, बिकॉज यू आर यूजिंग माई कोड। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।